Welcome to the channel Deep Socio. This is Sayyeda Sabah Hashmi. Today the topic is constructing problem statements. इसमें आज हम देखेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के 4 मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं। इसका सारा मटेरियल मैंने इस आर्टिकल से लिया है। देखिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के टिपिकली 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमें बता रहे होते हैं बेसिस ऑफ स्टडी या परप्लेक्सिंग और ट्रबलसम सिचुएशन के बारे में एंड जनरल एक्शन दैट विल बी टेक इन द सिचुएशन के बारे में, यानी कि प्रॉब्लम क्या है और उसके बारे में एक्शन क्या लिया जा रहा है, उसके बारे में हमें ये 4 मेजर कंपोनेंट्स बता रहे होते हैं। तो कुल मिला के बात की जाए तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता है एक सिस्टम ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या एक कंडीशनल सिलोजिज्म, जैसे कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी, जो कि ऐसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर होता है जो कि एक पर्टिकुलर सेंस में सच समझी जा रही होती है। अच्छा, ये ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन डिराइव की जाती है फील्ड के स्कॉलरली या प्रोफेशनल लिटरेचर के रिलायबल सोर्सेज से, के जो रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं उनके जो कॉमनली एक्सेप्टेड व्यूज़ हैं उनसे ये ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन डिराइव की जा रही होती है। यानी हमें समझ में आया प्रॉब्लम और स्टेटमेंट्स में बेसिकली क्या चीज़ें हैं, एक है प्रॉब्लम और एक है एक्शन। प्रॉब्लम्स में 3 कंपोनेंट्स आ रहे हैं, प्रिंसिपल प्रोपोजिशन, इंटरैक्टिव प्रोपोजिशन, स्पेकुलेटिव प्रोपोजिशन। एक्शन में आ रहा है एक्सप्लिकेटिव प्रोपोजिशन। इन सारे कंपोनेंट्स यानी इन 4 कंपोनेंट्स को हम अभी डिटेल में समझते हैं। देखिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स किसी के किसी रिसर्चर के पर्सनल ओपिनियन की बुनियाद पे बिल्ड नहीं होते, ना ही वो कोई कंक्लूजन होते हैं जो कि स्प्यूरियस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हों। ऐसा स्प्यूरियस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिसमें ताज्जुब झलकता हो कि औरतों में अकल नहीं होती, मर्दों को दर्द नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम इस तरह करेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि बड़ी लॉजिकली वैलिड है, मगर असल में जिस चीज़ को हम ट्रुथ के तौर पे डिफाइन करते हैं ना, जो हमारी ट्रुथ की डेफिनेशन है, उसके ऊपर ये पूरा नहीं उतरेगा। ठीक है, भले ही वो एक पर्टिकुलर सेंस में लोग सही समझ रहे हैं या गलत समझ रहे हैं, लेकिन हम उसको नहीं ले सकते, बल्कि हमें सोर्सेज से लेना होता है, रिलायबल सोर्सेज से। ठीक है, तो जब हम रिलायबल सोर्सेज से वो सारा डेटा ले रहे हैं कि उसमें कॉन्फ्रेंस प्रीसीडिंग्स होती हैं, जर्नल्स होते हैं, प्रोफेशनल टेक्स्ट होते हैं, तो हमें उसकी क्वालिटी में भी डिफरेंशिएट करना होता है कि जब दे रहे हैं तो वो कितना रिलायबल है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा रिव्यू हुआ है। आपने अक्सर जर्नल्स वगैरह पे लिखा हुआ देखा होगा, पीयर रिव्यू, ब्लाइंड पीयर रिव्यू, डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू। तो ये सारे रिव्यू प्रोसेसेस होते हैं जो जितने ज़्यादा अच्छे मौजूद डेटा को उतना ही ज़्यादा ट्रुथफुल समझा जा रहा होता है। कंपोनेंट्स को समझते हैं। अभी इनको सिर्फ आप टेम्पलेट समझें। आप इसको जस्ट एज इट इज़ अपने थीसिस में लिख देंगे तो भी आप इसमें मज़ीद अपना डेटा पुट करके एक बहुत बेहतरीन किस्म का प्रॉब्लम क्या है, तो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम की ना सिर्फ एक अच्छी उसके कंपोनेंट्स भी बता सकेंगे, बल्कि उस कंपोनेंट के हिसाब से आपने किस तरह से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बताया है वो भी आप उनको बता सकेंगे। तो उनके ऊपर भी ये इम्प्रेशन जमेगा कि आपने इसके ऊपर डीप स्टडी की है, ना सिर्फ आप समझते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है, बल्कि आप ये भी समझते हैं कि कंपोनेंट ऑफ। सबसे पहले आपका एक प्रिंसिपल प्रोपोजिशन 1, देयरफॉर फैक्ट 2। ठीक है, ये फैक्ट 1 और फैक्ट 2 कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास? रिलायबल सोर्सेज से। रिलायबल सोर्सेज क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह, और वो भी उसमें भी सबसे ज़्यादा रिलायबल वही है रिव्यू हुआ हुआ है। ठीक है, तो फैक्ट 1 आपने वहाँ से लिया, फैक्ट 2 आपने वहाँ से लिया, फिर आपने इंटरेक्टिव पोजिशन लिया कि हाउएवर फैक्ट 3 देयरफॉर फैक्ट 4। अच्छा अभी आपको जस्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इसकी एग्जाम्पल दूंगी तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप जस्ट इसको समझ लें कि आपने बात को कहना कैसे है। फिर आप इसके बाद स्पेकुलेटिव प्रोपोजिशन देंगे कि जब अगर हमारा इफ प्रिंसिपल प्रोपोजिशन ये है और उससे बिल्कुल कॉन्ट्रोडिक्टरी बात आईपी यानी इंटरेक्टिव प्रोपोजिशन ये है, तो रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में ज़रूर मज़ीद जानना चाहिए। वो रिसर्च प्रॉब्लम जो कि आपके थी
इसकी रिसर्च प्रॉब्लम होगी, ठीक है? उसके बाद हम अगला प्रोपोज़िशन ये देंगे एक्सप्लिकेटिव प्रोपोज़िशन। देयरफॉर द पर्पस ऑफ दिस रिसर्च इज़ टू इन्वेस्टिगेट, जो आप इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे होंगे। अब मैं इसकी एग्ज़ाम्पल्स देती हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फ़र्ज़ करें, आपका रिसर्च टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन एडोलसेंट मेंटल हेल्थ, ठीक है? अब आपके पास फैक्ट 1 आया, आपने रेफरेंस देके बताया कि सोशल मीडिया यूज़ एडोलसेंट्स के दरमियान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है रीसेंट ईयर्स में। देयरफॉर फैक्ट 2, ये फैक्ट 2 भी आपने रिलायबल सोर्स से लिया है। रेट ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस बढ़ गई है उन एडोलसेंट्स के दरमियान जो कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। ये आपका प्रिंसिपल प्रोपोज़िशन है। फिर आपने इंटरैक्टिव प्रोपोज़िशन लिखा, अलबत्ता सोशल मीडिया सोर्स ऑफ सोशल कनेक्शन और सपोर्ट भी तो हो सकता है। ये बात है, इन टेक्स्ट साइटेशन किया है। देयरफॉर फैक्ट नंबर 4, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन एडोलसेंट मेंटल हेल्थ में डिपेंड ऑन फैक्टर्स, यानी कि और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जो हो सकते हैं कि फैक्टर्स क्या-क्या हो सकते हैं कि वो कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं ऑनलाइन, वो किस किस्म का कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हैं, उस इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी खुद कैसी है, ठीक है? अभी तक आपको समझ में आया, एक प्रिंसिपल का इस्तेमाल एडोलसेंट में बढ़ गया है। देयरफॉर फैक्ट नंबर 2 के रेट ऑफ एंग्जायटी वगैरह भी एडोलसेंट में बढ़ गया है जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। अब उससे बिल्कुल मुख्तलिफ फैक्ट नंबर 3 आ रहा है कि सोशल मीडिया सोर्स ऑफ सोशल कनेक्शन और सपोर्ट भी तो हो सकता है। देयरफॉर फैक्ट नंबर 4 के हमें ऐसे फैक्टर्स भी हैं नज़र आ रहे कि स्पेंड अलोन कितना है, टाइप ऑफ कंटेंट कंज़्यूम कितना है, जो कि इम्पैक्ट कर सकता है सोशल मीडिया और एडोलसेंट मेंटल हेल्थ के ऊपर, ठीक है? अब हमारा इफ देन वाला स्पेकुलेटिव प्रोपोज़िशन आएगा कि इफ इंक्रीज़ सोशल मीडिया यूज़ इस rate of anxiety, depression and loneliness among adolescent, यानी फैक्ट नंबर एंड फैक्ट 2, एंड इफ फैक्ट नंबर 3 एंड फैक्ट 4 के इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन एडोलसेंट मेंटल हेल्थ डिपेंड कर सकता है ऐसे फैक्टर्स पे, जैसे कितना टाइम स्पेंड किया, कौन सा कंटेंट कंज्यूम किया और इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी कैसी थी, ठीक है? तो फिर हमें ऐसी रिसर्च की ज़रूरत है जो इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को समझ यूज़ और एडोलसेंट मेंटल हेल्थ का जो ये रिलेशन है, वेरिएबल्स कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है? तो फिर उसके बाद हमारा एक्सप्लिकेटिव प्रोपोज़िशन आएगा, देयरफॉर पर्पस ऑफ द रिसर्च इज़ टू इन्वेस्टिगेट द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रिलेशनशिप बिटवीन youth and adolescent mental health, including the moderating role, traits, family dynamics, and peer relationships. ठीक है, यहाँ तक अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है, आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए ताकि मैं उसको अलग से वीडियो बना के मज़ीद उसको 4 कंपोनेंट्स को अगर अलग-अलग आप एक्सप्लेन करवाना चाहेंगे तो मैं वो भी कर दूँगी। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात मुझे आपसे ये कहनी है, जो जैसा कि आपको मालूम है कि डीप सोशियो ने इनिशिएटिव्स लिए हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, DSRW यानी डीप सोशियो रिसर्च वर्कशॉप, SCSS यानी डीप सोशियो CSS। तो डीप सोशियो की कोशिश ये है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए इस तरह की रिसर्च वर्कशॉप्स अरेंज करवाई जाएँ जिसमें बच्चों को रिसर्च सिखाई जाए, उनसे करवाई जाए। दूसरा, इस तरह का इनिशिएटिव लेने की कोशिश की है डीप सोशियो ने कि बच्चों को सीएसएस की तैयारी करवाई जाए। अब इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी बहुत सारी चीज़ों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, रिसोर्सेज़ की, आइडियाज़ की, लोगों की, टीचर्स की और इसकी पब्लिसिटी की, ताकि वो लोग जो सीखना चाहते हैं उन तक ये इनिशिएटिव पहुँचे तो सही। तो अगर आप हमें इस कॉज़ में सपोर्ट करना चाहें, हमें कॉन्टैक्ट करना चाहें, हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहें, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।